मिनट रुक जाओ। उसमें पानी भर के हमको दे देना। पानी उन्हें मंगा दिया करो यार उमेश, तुम ले आओ जाओ। एक कोई इधर घुमा दो एक देखने के लिए। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक होगा भारत विभाजन के कारण। भारत विभाजन के कारण। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, भारत विभाजन के कारण। चाय वाला को पहले बोलो। तो गला के हालत खराब। देखिए, एक 1942 की क्रांति पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखते हैं इस टॉपिक। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में भारत विभाजन के लिए कौन कौन से स्थितियां उत्तरदायी थी, और यह सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी आएगा एक आपको एक उलझन में डालेगा कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर, क्योंकि मैक्सिमम किताब और मैक्सिमम लोग पढ़ते पढ़ाते यही है कि सांप्रदायिकता इसका मुख्य कारण है और एकमात्र कारण है, जबकि ये बात सत्य नहीं। सांप्रदायिकता इसका एक कारण है, परंपरागत कारण है, लेकिन इसमें यह भी सच्चाई है कि कई अन्य पहलू भी हैं जो भारत के विभाजन में अपनी भूमिका निभाए थे, और उनको भी आपको जानना चाहिए। और उनको जब तक आत्मसात करके, उनको इंक्लूड करके आंसर में अगर नहीं लिखा जाएगा तो फिर वह आंसर संपूर्णता के साथ समाप्त नहीं होगा। ये यहां पर आपको करना है। तो सबसे एक ज्वलंत उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समझ शक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको इसको देखना होगा। तो इसका एक फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको 3 पहलू के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला है परंपरागत कारण। कुछ इतिहासकार इसको संस्थागत कारण भी मानते हैं। इसको संस्थागत कारण भी कहा जाता है। ये दूसरा है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ये, और तीसरा है लंदन की भूमिका। ये यहां पर, अब इन 3 पहलू के अंतर्गत हम भारत विभाजन के कारण को पढ़ेंगे। इसको समाप्त कर लेते हैं पहले, उसके बाद से हम लोग का एक बड़ा टॉपिक अभी छूटा हुआ है जो आजादी से पहले के इतिहास में पढ़ते हैं, वो है संवैधानिक विकास। इसके बाद संवैधानिक विकास को पढ़ लेंगे। फिर कल से हम लोग
आजादी के बाद का भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर ये देखते हैं परंपरागत कारण। परंपरागत कारण या संस्थागत कारण एक ही होता है। कुछ इतिहासकार इसको संस्थागत कहते हैं, कुछ लोग इसको परंपरागत कहते हैं। लेकिन भारत विभाजन के कई कारण रहे हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है जो परंपरागत कारण है। पहले के तो स्रोतों में यह था, जब तक हाल फिलहाल का नया रिसर्च नहीं हुआ है तब तक तो यह स्थिति थी कि केवल इसी को माना जाता था, परंपरागत कारण को, या इसी को सांप्रदायिकता के अंतर्गत लोग देखते थे। ठीक, तो इसको जरा देखते हैं कि क्या है परंपरागत कारणों में, संस्थागत कारण में। एक एक करके तीनों को अब देखा जाएगा। परंपरागत कारण, पहला है चलिए हम भी साइलेंट में कर दें। पहला कारण है तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति, दरअसल हुआ क्या, 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके बाद से मुस्लिमों का एक, मुस्लिम नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग, मुस्लिम लीडरशिप का एक बड़ा वर्ग तुष्टीकरण की राजनीति अंग्रेजों के साथ करने लगा। अगर इसकी शुरुआत देखें तो आपको पहले से दिखाई देता है। 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद खान ने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने की एक दिशा खोल दिया था। सर सैयद अहमद खान की यह भावना थी कि भारत में अंग्रेजों का विकास, सॉरी, भारत में मुसलमानों का विकास अंग्रेजी सहायता से हो सकती है, क्योंकि भारत में जो बड़ा पद है, सरकारी पद है, मैक्सिमम जो पदे हैं वो हिंदू ले लेते हैं, मुस्लिम पिछड़ जा रहे हैं। इसलिए वे मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता चुने, और वो रास्ता था कि अंग्रेजों को खुश करके, अंग्रेजों से लगाव स्थापित करके हम मुसलमानों का विकास कर सकते हैं। ये इसलिए वे मुस्लिम होते हुए भी अंग्रेजों से तुष्टीकरण करने लगे। इधर अंग्रेज गुरु आदमी है, अंग्रेज इसका गलत फायदा उठाए, और अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं भारत में विभाजनकारी नीति को और तीव्र कर दिया। ये तो वही चाहते थे कि एक हमें सॉफ्ट टारगेट मिल जाए, और ऑलरेडी वो पहले से जानते थे कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति सफल रहेगी, भारत में तोड़ने की नीति सफल रहेगी। तो ये जो विभाजनकारी नीति थी वो और ज्यादा फैल गई। इसमें सर सैयद अहमद खान ने जो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए ब्रिटिश सहायता को आवश्यक मान लिया, ब्रिटिश समाज, ब्रिटिश के ही माध्यम से भारत में मुसलमानों का विकास होगा, ये इनका मान लेना अंग्रेजों के लिए लाभदायक साबित हुआ। अंग्रेज एक इसको भुना ले गए और भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति। फिर अगर आप देखेंगे तो सेम टाइम पर 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार आंदोलन होता है, और समाज सुधार आंदोलन के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, इसका नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो एक कारण सांप्रदायिकता भी है।
दरअसल सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या बन गई भारत। समस्या भारत में कभी भी संप्रदाय का नहीं था। यहां तो गंगा जमुनी तहजीब थी। हम भारत के लोग इतने संतोषी जीव हैं कि हर संस्कृति को अपना लेते हैं और हर संस्कृति को महत्व देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि यहां पर सांप्रदायिकता को हवा देने वाले लोग ज्यादा थे। जहां पर संभावनाएं भी नहीं है सांप्रदायिकता की, वहां पर भी सांप्रदायिकता को ढूंढ लिया जाता था। ये कंडीशन थी। जैसे समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन ने भी भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। कुछ कट्टर इस्लामिक जो लोग थे वो समाज सुधार में सांप्रदायिकता को ढूंढे और ऐसा माना जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खास करके आर्य समाज की जो एक्टिविटीज थी वो धार्मिक संकेतों से जुड़ी हुई थी, वेदों से जुड़ी हुई थी और उसके प्रतिक्रिया में लोग मानते हैं कि भारत में कट्टरपंथी लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य करने लगे। तो वहां से हुआ। अब इस सांप्रदायिकता को हवा किसने दिया? एक्चुअल में जो हवा दिया वो बंगाल विभाजन ने दिया। बंगाल विभाजन का उद्देश्य ही एक था अंग्रेजों का कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए। तो सांप्रदायिकता में एक तो है समाज सुधार, आंदोलन, दूसरा 1905 में, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद से 1906 में जस्ट तुरंत मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब रहा सहा जो कसर है वो जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उन्नीस सौ नौ का। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसको मैं व्याख्या करूं आगे और डिटेल में करूंगा संवैधानिक विकास में। उससे पहले मैं बता दूं कि मार्ले ने लिखा है कि मैं भारत में एक ड्रैगन तीर 20 का दांत बो रहा हूं। इसके संदर्भ में कहा गया मार्ले मिंटो 20 का दांत बो रहा हूं जिसका फल बहुत कड़वा होगा। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये 20 का पेड़ क्या है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना। पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना कर दी गई और इसके कारण भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो गई। वहां पर चुनाव मुस्लिम ही लड़ेगा, वोट केवल उनको दिया जाएगा। इस तरह से ये हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अलगाव की बातें हैं, जो भारत विभाजन के लिए महत्वपूर्ण कारण बना अलगाव, वो अलगाव का नींव देखेंगे तो यहां से आपको दिखाई देता है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक एक पुस्तक लिखा है। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि एक्चुअल में भारत में जो भारत का जो विभाजन हुआ उसकी नींव 1909 के अधिनियम में पड़ गया था। ये 20 का दांत है जिसका फल कड़वा होगा। फल क्या हुआ? भारत का विभाजन। वृक्ष कौन सा है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का। इस तरह से यहां पे आपको दिखाई देगा। अब दूसरा, कांग्रेस ने क्या गलती कर दी, जरा इसको भी समझिए। 1916 में
1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में सबसे बड़ा जो गलती हो गई वो ये थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के मतों को स्वीकार कर लिया गया। ये यहां पे सबसे बड़ा डिमेरिट है। उसको मान्यता दे दिया गया, जबकि यहां पर सच कहिए तो विरोध होना चाहिए था। यहीं पर कांग्रेस लीग पैक्ट होता है और इसके तहत इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को यहां पे मान्यता दे दिया गया। अब आप खुद समझिए, ये भी एक बड़ी भूल है। दरअसल यहां पे ये होना चाहिए था कि कुछ मुद्दे पर कांग्रेस को अडिग होकर विरोध करना चाहिए था, ताकि अंग्रेजों के लिए ये फ्रूटफुल ना हो सके। लेकिन यहां पे गलतियां हुई। एक जगह तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। बड़ी समस्या है। उन्नीस सौ 28 में नेहरू रिपोर्ट आता है। ये अब इस नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया। एक तरफ 1916 में आप इसको स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ 1928 में पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द करने की बात करती गई। इससे भी मुसलमानों में बड़ा नाराजगी हुआ। देखिए, एक तो भारत में एक समस्या रही है, ये सच बात है, अंग्रेजों के समय से ज्यादा मुस्लिम हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है। ऊपर से आप, ये सच है, ये इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बैठा दी गई है भारत में फालतू का, क्योंकि इसमें कोई डर की बात नहीं है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन एक राजनीति करके अंग्रेजों ने बैठाया, अंग्रेज के बाद से कांग्रेस ने भी कुछ उसको स्वीकार किया, और यहां पर ये हमेशा कुछ न कुछ विक्टिम की तरह अपने आप को सुरक्षा चाहते थे। 1916 में तो आपने नहीं दिया और 1916 में दे दिया, 1928 में आप अस्वीकार कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, एक बार अगर कोई व्यवस्था ले लेता है, जिनको सुविधाएं मिल गई, जिसको लाभ मिल गया, वो छोड़ेगा कभी। ऊपर से यहां पर एक प्रायोजित कार्यक्रम अंग्रेजों के द्वारा चल रहा है कि मुसलमानों को प्रलोभन दे देकर हिंदुओं से, खास करके कांग्रेस से अलग रखो। इतना अलग कर दिए थे कि कुछ मुस्लिम लीडर जो थे वो कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी मानते थे। सर सैयद अहमद खान भी इसमें थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को मानती थी कि ये मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की सारे सुख दुख ही देखेगी। तो ये बहुत भारी गलतियां यहां पर हुई। ठीक, तो 1928 का नेहरू रिपोर्ट आता है, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद से नाराज होकर 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे। ये मांगे इनकी कहीं ना कहीं जो इस मांग का झुकाव था, लगाव था, वह निश्चित रूप से अलगाव की ओर उन्मुक्त था।
इसका झुकाव अलगाववादी की तरफ था, यह भी यहां पर अलगाव की तरफ उन्मुक्त था। 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, 1930 का। अब देखिए 1930 की घटना, 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, जो आज का प्रयागराज है। और यहां पर इकबाल नामक एक व्यक्ति है, अभी इसके विषय में आपको बताता हूं। इकबाल ये कहते हैं हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं, और इस अवधारणा को कांग्रेस पाकिस्तान के जन्म का एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। मुस्लिम बाहुल्य राज्य की बात करते हैं ये इकबाल। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान का एक्चुअल जनक जो है, पाकिस्तान का बीज बोने वाला जो व्यक्ति है, यही है। ये पाकिस्तान का बीज बोने वाला इंसान। अब इकबाल के विषय में जरा समझ लीजिए कैसे ये है। देखिए क्या है सांप्रदायिकता का भूत। ये वही व्यक्ति है, इकबाल बहुत दिन के नहीं है, मॉडर्न है। कोई ऐसा मत सोचिएगा कि मीर तकी मीर के टाइम के हैं। ये इकबाल वो हैं जो समकालीन है और इलाहाबाद के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के हिस्सा लेते हैं। और ये वही व्यक्ति है जब लिखता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा, मिट गए सब जहां से मिस्र ईरान और रोमा, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वही व्यक्ति है। एक जगह लिखता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और एक जगह मानी दुनिया का पढ़ा लिखा में भारत के विश्व के इतिहास में सबसे कंफ्यूज व्यक्ति अगर कोई है तो ये है इकबाल। एक जगह तुम लिखते हो बहुत अच्छा है, दूसरे जगह तुरंत तुम्हें क्या ऐसा बुराई दिखने लगती है कि तुरंत कहते हो कि नहीं मुस्लिम बाहुल्य राज्य अलग होना चाहिए, पाकिस्तान की बात कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है, तुम अपने आप में सांप्रदायिकता से प्रभावित हो, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, तुम्हारा कोई बौद्धिक वजूद नहीं है। आप कहने के लिए एक जगह लिख देते हैं और दूसरी जगह आप अलग बात करते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति भी गुमराह किया, और ये लोग हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी छोटी सी, इसको बोलते हैं चिप आइडेंटिटी के लिए, एक छोटी सी पहचान के लिए, आज इकबाल को इसलिए जाना जाता है क्योंकि पाकिस्तान में पूजा जाता है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट दिया था। अब बताइए, अटल जी की बहुत अच्छी लाइन है कि माता को खंडित करने से तुम्हें लाज नहीं आई। देश क्या है, मुसलमानों में भी मादरे वतन है, हिंदुओं में भी जननी जन्मभूमि है। तो ये कंफ्यूज व्यक्ति है और इसने भी दिया, और कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। अब देखिए कांग्रेस की क्या इसमें भूमिका है, आगे चलते हैं। कांग्रेस की भूमिका जरा इसको भी समझ लीजिए कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही है विभाजन में। हुआ क्या कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमी थी, जरा टाइम दिखाते रहना यार, नहीं दिखता इसमें उमेश। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो ये है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का नेतृत्व करता है और मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस अपने आप को आम मुसलमान से जोड़ने का प्रयास नहीं की। मुस्लिम समस्या जो भी आती थी तो बस ये समझते थे ये मुस्लिम लीग वाले जिन्ना हल कर लेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग की समस्या क्या है, मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर हैं वो जमींदार प्रवृत्ति के हैं, जमींदार हैं और महत्वाकांक्षी हैं, उनको पद चाहिए। फाइनली यही है, जिन्ना हो या बाकी लोग, उनको पद चाहिए था। पद भारत में संभव नहीं था क्योंकि यहां पर एक से बढ़कर एक लीडर थे, तो उनको प्रधानमंत्री का पद मिलता या नहीं मिलता। तो यहां पे थोड़ी सी समस्या ये थी, कांग्रेस ने
सबसे बड़ी गलती ये की कि मुस्लिम जनता के बीच में जाकर मुसलमानों को अपने अनुसार समझाने बुझाने का काम नहीं की। उनका नेता उनके सुख दुख को दूर करने का प्रयास नहीं किया, सच बात है। जबकि सच्चाई यह है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी 1937 के चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हार गई थी। स्पष्ट गवर्नमेंट बनाने की स्थिति नहीं थी मुस्लिम लीग की, कोई इनका जनाधार नहीं था मुस्लिम लीग का। लेकिन यह मानकर है वो कर देना, वॉक ओवर दे देना कि मुसलमानों का नेता मुसलमानों की समस्या का समाधान केवल मुस्लिम लीग करेगी, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। और रिजल्ट भी बताता, अभी 1937 में देखूं, आपका चुनाव भी बताऊंगा आपको, ये इनकी भूल होना ये चाहिए था कि जाइए उनके समझाइए बुझाइए आत्मसात करिए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग फ्री होकर नहीं खेल सकती थी, और मुस्लिम लीग को यही चाहिए था कि कांग्रेस मुस्लिम प्रजा से मुस्लिम जनता से कटी रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद से 1933 में चौधरी रहमत अली नामक व्यक्ति, 1933 में चौधरी रहमत अली एक बहुत बड़ा जमींदार का बेटा है जो पढ़ने गया है लंदन में, कैम्ब्रिज में, और वहीं पर बैठे बैठे वह पाकिस्तान के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान इसे शब्द बनाता है, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, के फॉर कश्मीर, इस्तान फॉर बलूचिस्तान, यस फॉर सिंध। इस तरह से ये जोड़कर बनाया गया है पाकिस्तान, और उनके अनुसार ये सब शुद्ध भी है। पाक का मतलब शुद्ध होता है, इस्तान का मतलब स्थान, ये है पाकिस्तान। अच्छा, स्थिति देखिए, जब ये पाकिस्तान बनाया और एक पंपलेट निकाला नाउ एंड नेवर करके, अभी नहीं और कभी नहीं करके, एक उसका टाइटल था, शीर्षक था नाउ एंड नेवर। मतलब वो कहना ये चाह रहा था, इसका पूरा है कि हिंदू मुस्लिम ना आज एक साथ थे, न कभी रहे हैं, न कभी रहेंगे। आहो, तो इस तरह से ये जब ये इसकी जानकारी भारत में जिन्ना को हुई, तो जिन्ना उस समय मजाक उड़ाए थे। ये वही जिन्ना है जिनकी अभी राजनीति में दाल बहुत नहीं गल रही थी। 1933 की घटना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक, तो जिन्ना कहे थे कि ये बड़े बाप के बेटे का कॉफी हाउस में बैठे बैठे दिमाग की उपज है, ऐसा कहकर उपहास उड़ाए थे। वही जिन्ना है जो थोड़े ही समय 2 साल 3 साल के बाद कट्टर अलगाववादी बन गए। अभी तक मुस्लिम लीग में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये धर्मनिरपेक्ष बने हुए थे। शौकत अली, मोहम्मद अली मर गए, अली बंधु, उसके बाद से इनको एकदम से फ्री हैंड मिल गया मुस्लिम लीग में, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा अलगाववादी बनाकर अब इनकी महत्वाकांक्षाएं उजागर हो गई। तो अगर मैं सच में कहा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो पाकिस्तान के निर्माण में एक कारण महत्वाकांक्षा भी है। कुछ हद तक भारत कांग्रेस लीडर का भी है, वो भी पद के लिए थे, और लेकिन ज्यादातर इन लोगों का है कि इनको देश का वजीर आजम बनना था, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना था, जो भारत में संभव नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक, तो ये यहां पर था। आगे चलकर देखते हैं 1937 का चुनाव। क्या हुआ? क्या मैसेज?
नहीं, टाइम दिखाओ यार, कोई नहीं आया, सब रिकॉर्डिंग चल रहा। और लो पूरा ले लो, तो टाइम दिखा दो। हाँ, तो ये दिखाते रहो, इसको चलने दो, अंदाजा मिल जाता है ना टॉपिक कहाँ पे समाप्त करना है। तो 1937 का चुनाव हुआ, जिसमें समस्या कहां आ गई, देखिए कांग्रेस है, क पर किसी का नहीं, ये कांग्रेस है, इसका मतलब होता है क पर किसी का नहीं, ख पर हाथ। तो टाटा बाय बाय। कांग्रेस और मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में गठबंधन में चुनाव लड़े। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में मऊ क्षेत्र था। वहां पर क्या था कि एक बहुत बड़ा जमींदार था, ऑलरेडी मुस्लिम था, उसने एक पार्टी बना रखी थी अपनी कोई, और उसकी इतनी लोकप्रियता थी कि उससे डर कर कांग्रेस, उस दौर का कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर ली कि उसको हराना है। शायद छगारी के कोई जमींदार थे बहुत बड़े, एक पार्टी बना रखे थे, वो भी चुनाव में थे, जैसे उत्तर प्रदेश में आज सपा पार्टी है, उसके डर से लोग गठबंधन कर लेते हैं। हालांकि इस समय बीजेपी हावी है, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि यूपी के लोग यूपी में जाकर वोट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अब यहां पर गठबंधन हुआ। अब समझिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर, लेकिन सौभाग्य की बात ये देखिए कांग्रेस की और मुस्लिम लीग के दुर्भाग्य की बात कि कांग्रेस को अकेले, जितनी सीट पर कांग्रेस लड़ी थी उतने सीट पर ही अकेले स्पष्ट बहुमत आ गया, लेकिन लड़े तो थे गठबंधन में। अब सरकार जब बनाने की बारी आई तो कांग्रेस का ना, अकेले मैं सरकार बनाऊंगा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं की कांग्रेस, और गोविंद बल्लभ पंत को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री बना दिया गया। जबकि सच्चाई यह है कि साथ में जब थे तो साथ में आपको सरकार बनाना चाहिए था। मुस्लिम लीग को यहां पर आकर ज्यादा झटका लगा और मुस्लिम लीग यहीं पर इस्लाम खतरे में है का नारा लगा दी कि उनको ये अविश्वास हो गया कि जब हम साथ में लड़ रहे हैं तो हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग सत्ता में नहीं ले रहे हैं, तो आगे चलकर कहां लेंगे। यानी इस यहां पर मुसलमानों की जो दर्जा है वो दोयम दर्जा रहेगा, ऐसा उनको विश्वास हो गया। इसमें कांग्रेस की भी भूल है, ये मैं स्वीकार करता हूं, कहता हूं। देखिए इतिहासकार का दृष्टि से किसी का पक्ष नहीं लेना है, जहां मुस्लिम लीग गलती किया हम मुस्लिम लीग को बताएंगे, जहां कांग्रेस ने की वहां कांग्रेस की, हम किसी के पक्ष में नहीं होते। इस्लाम खतरे में है, अब क्या किया जाए। तब जाकर यहीं से मुस्लिम लीग की जो रवैया है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, और 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और इसी में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दे दिया जाता है। नारा दिया जाता है कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। और इस सब प्रक्रिया अब ऐसी है कि अब नाराजगी में बदल रही है, और नाराजगी जो है वो अलगाववाद में बदल रहा है, और अलगाववाद उग्रवाद में बदल रहा है, और उग्रवाद हिंसा को जन्म देने वाला है। इस तरह से 1946 तक आते आते स्थिति भयावह हो गई, और 1946 में नारा दिया गया लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। और 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। अब यहीं से भारत में क्या हुआ
कि दंगों का दौर प्रारंभ हो गया। सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए देश के विभिन्न हिस्सों में, खास करके बंगाल में बहुत बड़े दंगा हुए, फिर पंजाब में हुए। नोआखली का दंगा बड़ा प्रसिद्ध है। दंगा का आलम यह था, अब यह स्पष्ट हो गया था कि विभाजन होगा। लोग इधर से उधर भागने लगे थे, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ, और बड़े स्तर पर मारकाट हो रही थी। तब के गवर्नर जनरल वायसराय, जो अंतिम वायसराय भारत के थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन की आलम यह था कि वो संभाल नहीं पाए। गांधी जी से आह्वान किए कि गांधी जी इस दंगे पर नियंत्रण करिए। गांधी जी गए नोआखली में और दंगे पर नियंत्रण भी कर लिए, और यहीं पर गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया। तो स्थिति अब इतनी भयावह हो गई कि विभाजन अंतिम विकल्प बच गया। होता है ना, जब आदमी बहुत उब जाता है, भाई दे दो, अब इसका बांट दो। जैसे परिवार में देखते हैं, अब इसका बांट दो, ये जीना हराम कर दिया है। कुछ लोग अजीज हो जाते हैं, अजीज होकर तो लोग अब पत्नी से अलग हो जा रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं, बड़े बड़े खानदान में वैसा होने लगा है। तो ये स्थिति ये आ गई कि एक भारत के नेता का मैं व्यक्तित्व स्टेटमेंट बता रहा हूं। पटेल जी बोले कि अब जिन्ना विभाजन चाहते हो या ना चाहते हो, मैं विभाजन चाहता हूं। और ये भी बोले थे कि जब शरीर के किसी एक अंग में फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, तो उसको काट कर अलग कर देना ही उचित है। उसको बहुत दिन तक धोना उचित नहीं है, नहीं तो वो कैंसर कर देगा। कैंसर यानी कि लाइलाज बीमारी। सच बात है कि जिस मन स्थिति पर उस समय का मुस्लिम जनता पहुंच गई थी, जो पाकिस्तान चली गई है, जो भारत में है वो नहीं। ये लोग अच्छे हैं। अगर ये लोग भारत में रहते तो हर ऑफिस में एक पाकिस्तान होता। इतने कट्टर थे ये लोग। जो लोग गए वो सच बात है कट्टर थे, क्योंकि ये पुश्तैनी घर, जमीन जायदाद, परंपरा, सामाजिक ताना बाना सबको छोड़कर दूसरे जगह में जाना वही जा सकता है जिसकी मानसिक कट्टरता बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई। संभव नहीं है। किसी को आप देखिए, दरो दीवार से हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो मेरे अहले वतन हम तो सफर करते हैं। मरने वाले को लगाव ये था कि अपने मतलब जमीन से इतना प्यार करते थे और ऐसा लिखते थे। एक लगाव ये है, एक लगाव वो है कि इतनी कट्टरता कि अपनी जमीन जायदाद, पुश्तैनी घर, बाप दादा का कब्र यहां पर छोड़कर लोग चले गए। ऐसे लोग रहते तो हर ऑफिस में एक पाकिस्तान होता। तो इस तरह से यहां पे ये एक परंपरागत कारण है। फाइनली इसी से अजीज आकर भारत विभाजन अधिनियम आता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म होता है। बधाई हो आपको, पाकिस्तान हुआ। और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल जाती है। इस तरह से पाकिस्तान का जन्म होता है। एक कारण है ये संपूर्ण कारण नहीं है, परंपरागत एवं संस्थागत कारण के रूप में माना जाता है। ये है आपका परंपरागत कारण। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पॉइंट को। भारत विभाजन के इसको तो देख लिया गया, अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। ये क्या है जरा देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर लोग इस बिंदु को और इस बिंदु को छोड़ देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य जरा देख लिया जाए। ये आपको समझने का विषय है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य क्या है? तो भारत में विभाजन की जो तीव्रता आई विभाजन में, वो 1940 के बाद आई।
1945 तक आते आते यह क्लियर हो गया था कि अब भारत का विभाजन तय है। 46 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आता है। ये वही टाइम है 46 जहां पर मुस्लिम लीग लड़कर लेंगे पाकिस्तान का थी, यानी अब एनी हाउ आई वांट टू माई पाकिस्तान, मैं अपना पाकिस्तान चाहता हूं। अब ये भारत की राजनीति है, ये भारत की होम पॉलिसी चल रही है। ठीक, इसी समय पर विश्व राजनीति में क्या चल रहा है जरा इसको समझ लीजिए। विश्व राजनीति में, तो विश्व राजनीति में क्या चल रहा है भाई? कोल्ड वार का दौर चल रहा है। क्या चल रहा है? शीत युद्ध का दौर चल रहा है, शीत युद्ध का। अब जरा शीत युद्ध समझ लीजिए कि थोड़ा सा, तब हम चलते हैं। ये भारत का विभाजन की लड़ाई भारत में चल रही है और विश्व जो है विचारधारा के आधार पर दो गुटों में बंट चुका है। एक साम्यवादी विचारधारा है, दूसरा पूंजीवादी विचारधारा है। एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा का उस समय नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, आज का रूस। क्लियर? एकदम सटीकता से मैं बता रहा हूं, लेक्चर को 2 बार सुन लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। और जिस तरह से बता रहा हूं वैसे लिख दीजिए, नंबर 85%, और पास होइए, जाइए, एंजॉय करिए। तो वहां पर अब लड़ाई थी विचारधारा के प्रसार की और विश्व में महाशक्ति बनने की। देखिए, जब एक कोई भी एक पेरिफेरी हो, चाहे वो विश्व का पेरिफेरी हो या फिर देश का हो, जहां पर दो शक्तियां आ जाएंगी तो उनके बीच में टकराव होना ही होना है। संतुलन बनाना बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। अब वैसी स्थिति में दोनों महाशक्ति बनना चाहते थे, दोनों महाशक्ति बनने के लिए अपने अपने विचारधारा का प्रसार करना चाहते थे और उसके लिए विभिन्न देशों को प्रभावित करते थे। दोनों के पास तकनीकी था, दोनों के पास हथियार था, अत्याधुनिक हथियार था, और दोनों देशों के पास अतुक पैसा था। उस समय का यूएसएसआर उतना बड़ा देश था कि उसमें आज के सीआईएस के 12 देश थे। बस इतना ही समझ लीजिए, सीआईएस के 12 देश थे। आज का रूस स्वयं बहुत बड़ा देश है, उसके बावजूद भी यहां पर वैसी स्थिति में दक्षिण एशिया में एक अमेरिका चाह रहा था कि हमारा चाहने वाला हमारा पिछलग्गू देश हो जाए। अमेरिका के खेमा में इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था, ये लोग पूंजीवादी देश थे। इधर साम्यवादी चाहते थे कि मेरा वह हो जाए। अब इसी क्रम में दक्षिण एशिया में एक समर्थक वर्ग अमेरिका को चाहिए था जो उसका पिछलग्गू हो। और भारत की एक नेचर है, भारत के हर प्राणी की एक नेचर है, भारत देश का नेचर है कि अपने मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। सब कुछ हो गया लेकिन हम पिछलग्गू बनकर कभी नहीं रहेंगे। आधी रोटी खाएंगे, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन अपने मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं। ये भारत का नेचर है, सनातन संस्कृति का प्रभाव है ये। भारत इंग्लैंड जानता था, क्योंकि 200 वर्षों तक तो साथ में रहा है भारतीयों के। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड इस बात को जानता था कि भारत को अगर हम चाहें तो हमारे इशारों पर नहीं नचेगा, भारत पिछलग्गू देश नहीं बनेगा, और दक्षिण एशिया में रूस को काउंटर करने के लिए एक देश चाहिए ही चाहिए। और इसी राजनीति में दक्षिण एशिया में अपना एक पिछलग्गू बनाने के लिए एक इसी दृष्टिकोण से इन लोगों को देश की जरूरत थी, और वो देश पाकिस्तान हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का जो लीडरशिप थी वो मुस्लिमों के अंग्रेजों के शुरू से ही साथ झुकाव में थी, उनकी पिछलग्गू थे, उनके अनुसार काम करते थे। ऐसी स्थिति में
पाकिस्तान उनके अनुसार काम करने वाला दक्षिण एशिया में एक देश हो सकता था। जैसा सोचा था वैसा पाया और हुआ भी यही। जैसे ही पाकिस्तान का जन्म हुआ वो तुरंत अमेरिका के गुट में चला गया और अमेरिका और पूंजीवादी गुट भी यही चाहते थे कि दक्षिण एशिया में एक देश बना दिया जाए। दरअसल विभाजन के पीछे ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा, कोल्ड वार। भारत विभाजन के बाद भी किसी देश का, किसी गुट का अंग नहीं बना था। भारत एक गुट निरपेक्ष की नीति अपनाया था। आप जानते हैं गुट निरपेक्ष पढ़ा भी जाएगा। तो नॉन अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी थी। हम किसी गुट में नहीं, किसी दलदल में नहीं थे। भारत का अपना एक स्टैंड रहा है, अपना दल रहा है, किसी दलदल में नहीं फंसा, न इस दल में न उस दल में। ये यहां पर था। तो ये विश्व की राजनीति जो था, जो शीत युद्ध था, वो भी भारत विभाजन के लिए एक कारण बना। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। क्लियर? अब जरा देखते हैं तीसरा, लंदन की भूमिका, इसका क्या है? लंदन की भूमिका, दरअसल लंदन की भूमिका भी बड़ा महत्वपूर्ण रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। आर्थिक रूप से इंग्लैंड चरमरा गया था। 1937 के बाद से भारत में प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकारें बन रही थी। भारतीयों में राजनीतिक चेतना महत्वपूर्ण आ गया था। अब लंदन की स्थिति यह थी कि लंदन धीरे धीरे भारत का कर्जदार बन रहा था। उसका हिसाब किताब होता था जो पैसा लेकर जाते थे। अब चूंकि भारत में रहते तो उनको कर्ज देना होता। तो एक तो लंदन की यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वो जल्दी से जल्दी अब भारत को खाली करके जाना चाहते थे ताकि हमें कर्ज ना देना पड़े, कर्ज से मुक्त रहूं। एक बात तो इसलिए भी उनकी जल्दबाजी थी। लंदन की कर्ज की अदायगी का बोझ था। का बोझ, बर्डन था, ये यहां पर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। दूसरा, इनको ये लगता था कि जितने जल्दी हो सके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा मैं, देना नहीं पड़ेगा, जितना जल्दी खाली कर दो। दूसरा, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोर होना ये भी एक महत्वपूर्ण था। दरअसल हुआ क्या कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि भारत के ही कर्ज ले रहे थे और भारत में उपनिवेश को बनाए रखने की स्थिति अब इनकी नहीं थी। उपनिवेश बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर सैनिक चाहिए थे, बड़े स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारी चाहिए थे। ठीक है, भारत में क्या स्थिति थी जरा भी समझ लीजिए। भारत में दंगों का दौर शुरू हो गया था, राष्ट्रवाद चरम पर था। अब राष्ट्रवाद जन सामान्य से निकलकर सैनिकों में तक पहुंच गया था। 1946 में रॉयल नेवी विद्रोह हुए, 1945 में लाल किला केस आता है और वहां पर भी सैनिकों का हमें दिखता है। आगे चलकर आर्मी वाले भी विद्रोही हो गए, क्योंकि जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए तो वहां पर विभिन्न देशों के सैनिकों के संपर्क में आए तो वो राष्ट्रवाद के भावनाओं से उत्प्रोत हो गए, समानता स्वतंत्रता की भावनाओं से उत्प्रोत हो गए। और ऐसी घटनाएं काम आती हैं, इस विश्व में कई जगहों पे हैं।
ऐसा एक घटना और मैं बताता हूं, आप लिंक करके लिख सकते हैं। हुआ क्या था कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1776 में। अमेरिका के स्वतंत्रता कराने में फ्रांस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस के शासक ने अमेरिकी सैनिकों को, सॉरी, फ्रांसीसी सैनिकों को अमेरिका के पक्ष में लड़ने के लिए भेज दिया। जब ये सैनिक अमेरिका गए तो वहां पर समानता और स्वतंत्रता के भावनाओं से प्रेरित हुए। वे लोग राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित हुए, क्योंकि वहां के अमेरिका के सैनिक अपने राष्ट्र के मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, सामान्य काम के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनको लगा कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता, समानता चाहिए। तो जब अपने देश में आए तो वही डिमांड करने लगे, और वो फ्रांस के क्रांति का एक कारण बन गए। सेम बात यहां पर भी हुई। जब भारत के सैनिक विदेशों में लड़ने के लिए गए ब्रिटेन की तरफ से, तो उनके अंदर ये भावनाएं आई, और इस तरह से ये आगे बढ़े। ठीक। तो कहीं ना कहीं भारत में सैनिकों में राष्ट्रवाद आ गया, दंगों का दौर शुरू हो गया, आर्मी नेवी से लेकर हर जगह राष्ट्रवाद की बात चलने लगी। अब लंदन की स्थिति यह हो गई कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को, की लहर को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी, और वो रोक पाने में सक्षम भी नहीं थे, क्योंकि उतना नियुक्त करने के लिए संसाधन नहीं था उनके पास। ऐसी स्थिति में लंदन बहुत जल्दबाजी में था कि जल्दी से जल्दी भारत को खाली करो, और यहां लंबे समय तक अब रहना उनके बस की बात नहीं है। भलाई इसी में है कि निकल लो। भारत गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा था। अब्दुल कलाम आजाद अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें बांटने की, कुछ दिन और रह लेते, क्योंकि हम अपने गृह युद्ध में, गृह समस्याओं में फंसे हुए हैं। हो सके साल 2 साल के अंदर इसका कोई समाधान निकाल लेते, उसके बाद से आप जाते। जैसे इतना दिन रहे, साल 2 साल और रह लेते। भारत के नेता तो अब इस स्थिति में थे कि अभी साल 2 साल और आप लोग रहिए, क्योंकि हम तब तक अपने जो होम डोमेस्टिक समस्याएं हैं हम उससे निपट ले। लेकिन उतने जल्दबाजी था लंदन को भारत को खाली करना। खाली करना तो किसी 48 में था, 47 में ही, और जुलाई अगस्त में ही खाली करने का प्रोसेस शुरू कर दिए, और इसी में लॉर्ड माउंटबेटन बेटन योजना प्रस्तुत किया गया। इनका उद्देश्य ही था बांटना और स्वतंत्रता देना, और इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 15 अगस्त को आजादी मिल गई, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हो गया। इस तरह से ये 3 कारण रहे। तीनों समझ में आया? ये है, केवल सांप्रदायिकता को बनाकर आधार लिख देना, इस क्वेश्चन का आंसर एकांगी हो जाएगा। क्लियर? तो ये है। तो ये था भारत विभाजन के कारण। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से दूसरा कारण देखे, तीसरा कारण देखे लंदन की भूमिका। ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें से समझ में आया सब कुछ ना? हेमलाल जी कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इस बार जेपीएससी में यह सवाल आ रहा है। भारत विभाजन का कारण एवं परिणाम। अब हम आते हैं परिणाम की तरफ। राजनीतिक परिणाम।
सामाजिक देखेंगे और आर्थिक, तीन क्षेत्रों में परिणाम क्या निकले जरा इसको देख लिया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम, इसको जरा देखते हैं, एक एक करके देखा जाएगा। परिणाम बहुत जरूरी है, बिना परिणाम लिखे आपका आंसर पूरा नहीं होगा, पूछे तो भी ना पूछे तो भी। ठीक, तो पहले राजनीतिक परिणाम देखा जाएगा। तो राजनीतिक परिणाम में अगर देखें, वजीरा जमींदार की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें परिणाम की व्याख्या की गई। अगर आप परिणाम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिणाम निकला। सर्वप्रथम परिणाम तो यह निकला कि दक्षिण एशिया में एक नए देश का अभ्युदय हो गया। ये वही देश है जो पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान है जो दो भूखंडों में बटा है। एक देश है लेकिन दो भूखंडों में बटा है, और दोनों भूखंडों के बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी है, और उस बीच में भारत है। पाकिस्तान एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान आज वाला जो कभी टूटेगा आगे चल के, इस तरह से था। तो एक नया भारत, दक्षिण एशिया में एक नया देश आया, नया राजधानी आई, और नए तरीका से धर्म को प्रभावित करके राजनीति करने का कॉन्सेप्ट आया, जो आज तक जिसको लेकर वो परेशान है। तो राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग देश आया, उसके अलग। इसी में अगर संगठन के स्तर पर देखें तो एक नया संगठन बना, सार्क। सार्क का नाम सुने होंगे, सार्क एक मछली भी है, लेकिन सार्क संगठन है 1985 में गठित हुआ। सार्क देशों में दक्षिण एशिया के देश हैं। इस संगठन, यह संगठन आज के डेट में असफल माना जाएगा, और इस असफलता के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधि इस संगठन को असफल कर दिया है। कोई मीटिंग की बैठक ही अब नहीं हो रही है, भारत ही नहीं चाहता है, और जब भारत नहीं चाहेगा तो फिर क्या। दक्षिण एशिया और भारत पर्यायवाची हैं आज के डेट में। ठीक, तो इस तरह से सार्क जैसे संगठन आया, और इस सार्क की असफलता भी पाकिस्तान के चलते हुई, भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के चलते ये असफल। आतंक, नए किस्म का आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको बोलते हैं, आया। आतंकवाद का भारत पर प्रभाव पड़ा। आतंकवाद का छाया भारत पर। दरअसल पाकिस्तान के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आतंकवाद को बढ़ावा देना, वो भी भारत के संदर्भ में। भारत ही नहीं, देखिए सच कहें तो भारत, ईरान, अफगानिस्तान और कुछ हद तक पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब लोग प्रभावित इससे हैं। ज्यादा प्रभावित भारत है, क्योंकि सेम टाइम पर दोनों देश बने। भारत तो पहले से था, उसका पैदाइश हुआ, लेकिन वो तुलना भारत से करता है, जबकि ये भूल जाता है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुम भारत से पैदा हुए हो, तुम्हारा जन्म भारत से हुआ है, तो बेटा ही हुए, और उस समय लगेगा उसको सुधरने में। तो अब ये भारत से जलन करने के इरादे से ज्यादातर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस आतंकवादी गतिविधि में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या 1947 से आ गई। अक्टूबर 1947 में कबायली जनजाति के लोग हमला कर दिए। नाम है कबायली, एक्चुअल में वो पाकिस्तान के सैनिक थे जो लुंगी पहनकर कबायली रूप में आए थे, अल्लाहू अकबर करते हुए।
तो ये वे लोग, वहां से शुरू हुआ और आगे चलकर इसी पाकिस्तान से भारत को कई युद्ध लड़ना पड़ा। 1947 का युद्ध, 1965-66 का युद्ध, 1972-71 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध लड़ना पड़ा। और भारत का एक बड़ा हिस्सा पीओके, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको ये लोग ले लिए। हुआ क्या कि 1972 में युद्ध हुआ, 1972 नहीं, 1947 की ही यह घटना है। और फिर 48 में नेहरू जी यूएनओ चले गए और यूएनओ में प्रस्ताव आया कि जो सेना जहां पर है उसी को एलएसी मान लिया जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया जाए। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी नहीं, एलओसी। एलएसी तो चाइना के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाए। और वो स्थिति में भारत का एक अभिन्न हिस्सा, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान के हाथ में चला गया। क्लियर? तो इस तरह से ये भारत विभाजन का परिणाम ही है राजनीतिक क्षेत्र में कि भारत को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। 3-3, 4-4 युद्ध लड़ना पड़ गया। और सबसे बड़ी बात है कि हर युद्ध में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई। तो टाइम हम दिखाते रहो यार खाली। अच्छा, इधर से दिखाते हो तो कलाकारी तुम ही करते हो। ठीक, तो एक तो परिणाम ही है कि राजनीतिक परिणाम है कि आतंकवाद का साया बढ़ा, छाया हुआ हमारे पर। और आतंकवाद से आज तक भारत प्रभावित है, जिसमें केवल और केवल क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है, टेररिज्म है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। और ये भारत विभाजन का ही परिणाम है। वो पीओके को लेकर, और पूरे पीओके नहीं, पीओके तो मेरा है, वो कश्मीर को लेकर बेवजह एक अपना दावा ठोकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, जो उस समय के कश्मीर के महाराजा थे, नियम के तहत भारत विभाजन में एक नियम था कि जो व्यक्ति चाहे जिस देश में जा सकता है। अगर पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में, भारत में जाना चाहे भारत के साथ। जब हरि सिंह भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो आपका नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है कि आप कश्मीर पे दावा ठोकिए। उनको स्वतंत्रता थी, ऐसा कर सकते थे वो। लेकिन किया, और आज तक हम लोग आतंकवाद से जूझ रहे हैं। कई युद्ध लड़ा गया, ये भी एक राजनीतिक परिणाम। तो ये राजनीतिक है। फिर अब आते हैं सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम क्या है? तो देखिए, भले लोग धार्मिक उन्माद से, कट्टरता से प्रभावित होकर, या छद्म राजनीति या तत्कालिक परिस्थिति, जिससे भी प्रभावित होकर चले गए। जाने को तो बहुत से लोग भारत से चले गए पाकिस्तान में, लेकिन आज रोते हैं। भारत के जो मुस्लिम गए वो केवल बाय रिलीजन मुस्लिम थे। खान पान संस्कृति, बिहार से लोग गए तो भोजपुरी बोलते थे, बंगाल के लोग गए तो बंगाली है, तो ठीक है, उनका तो बांग्लादेश मिल भी गया था। पंजाब के लोग गए, उत्तर प्रदेश के लोग गए, तो उनका रहन सहन, खान पान, उनकी जो सामाजिक ताना बाना थी वो वही थी। और इस सामाजिक ताना बाना में वो लोग
कुछ लोग बहुत ही निराशा में चले गए कि उनका खान पान, क्योंकि घटनाएं तो घटित हो जाती हैं, उस आवेग में समझ में नहीं आता, लेकिन जब परिणाम पे विचार किया जाता है और शांत मन से करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग दिमागी टेंशन में थे, कई लोग जल्दबाजी में अपने घर को छोड़कर चले गए, कुछ पूर्वजों की जो धरोहर थे वो छूट गई, कुछ के जानवर छूट गए। कई लोगों को तो इस बात की चिंता थी कि हमारा गाय बछड़ा भैंस बैल जो भी था उसको हम छोड़कर चले आए, क्या कोई इसको पानी पिलाया होगा, कोई खाना चारा दिया होगा। कई लोग इस स्थिति में थे। कई लोग थे कि हमारे पूर्वज के वहां पे फोटो छूट गए, तो किसी के देवकुल छूट गए, तो किसी के कुछ छूट गए, किसी के कुछ धरोहर छूट गए, उसको कौन सा जोकर रख रहा होगा, क्योंकि लगाव होता है। जगजीत सिंह ने भी बहुत अच्छा गाना गाया है, ये तेरा घर ये मेरा घर ये हसरतों का घर, अगर देखना है किसी को तो देखे मेरी नजर से। तो वो जो नजरिया थी, जो अपनापन लगाव होता है, वो वहां पर छूट गया। तो ये लोग बड़ा सामाजिक तनाव की स्थिति में आ गए। यहां से जो मुस्लिम गए उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनको मुजाहिद कहकर संबोधित किया गया, दोयम दर्जा की नागरिकता उनको मिली। ये बहुत तो इस तरह से सामाजिक रूप से भी बड़ा। अब वहां गए तो एक पूरा उनके ऊपर भाषा के आधार पर उर्दू थोप दिया गया, उर्दू बोलना है। भाई समस्या किस बात की, पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य कारण क्या है, भाषा को लेकर। बंगालियों के ऊपर उर्दू थोप दिया गया, और ये जिन्ना ने घोषित भी कर दिया कि भारत का जो पाकिस्तान का जो राजभाषा होगा वो बंगाली होगा, उर्दू होगा। अब बंगालियों को ये लगा कि हमारे कल्चर हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक कारण बना, सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा दिया, और सामाजिक रूप से लोग थोड़ा सा विच्छेद भी महसूस करने लगे। इसी सामाजिक सांस्कृतिक कारण ही है जिसके कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ। केवल क्योंकि उर्दू थोप दिया गया, उनके खान पान उनके कल्चर थोप दिए गए, उनके क्षेत्र की सुप्रीमेसी थोप दी गई। पंजाब से हैं तो आप सुपीरियर हैं, और ढाका से हैं तो आप इंफीरियर हैं। तो ये एक तनाव हुआ, और उसी तनाव का परिणाम है कि पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ईस्ट पाकिस्तान कटकर एक नया स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश के नाम से। आर्थिक परिणाम देखते हैं। आर्थिक परिणाम, अगर आर्थिक परिणाम में आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ा आर्थिक रूप से जो हम लोगों को घाटा हुआ, जो लॉन्ग टर्म का घाटा माना जाता है, वो है भारत के हाथ से सिल्क रूट चला गया, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग चला गया। अगर रेशम मार्ग पर भारत का अधिकार होता, अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो भारत पर अधिकार होता, तो निश्चित रूप से रेशम मार्ग भारत के व्यापार के लिए, बाह्य व्यापार के लिए, खास करके विदेश व्यापार, यूरोप व्यापार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता। ये एक का सिल्क रूट का चला जाना भारत के लिए आर्थिक क्षति की बात है। भारत की उपजाऊ भूमि, जो सबसे महत्वपूर्ण पंजाब की उपजाऊ भूमि थी, वो पाकिस्तान के हाथ में चली गई।
एक बड़ा हिस्सा जिसमें पंजाब का हिस्सा है। जैसे में एग्जाम्पल में देखें, पंजाब, जूट उत्पादन क्षेत्र बंगाल का, ये सब पाकिस्तान को मिल गया। भारत को बड़ा नुकसान हुआ इससे। एक और भी नुकसान हुआ कि उत्पादन का क्षेत्र पाकिस्तान को, क्षेत्र किसको मिल गया? पाकिस्तान को। और कंपनियां या उद्योग और कंपनी किधर रह गई? भारत की तरफ। जैसे जूट उद्योग में देखें, जूट उद्योग, जूट उत्पादक जो क्षेत्र थे वो आज के भी डेट में बांग्लादेश में है। वो बांग्लादेश में चले गए, उस समय के पाकिस्तान में चले गए। और जो जूट बनाने वाली, जूट से बोरा और बाकी चीजें बनाने वाली जो कंपनियां थी वो भारत में रह गई। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण, सॉरी, ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। तो रेशम मार्ग चला गया। भारत की उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान में उपजाऊ भूमि बहुत ज्यादा है। सिंध, पाकिस्तान, ये सब बहुत उपजाऊ भूमि है और नहरों का जाल पाकिस्तान में बिछा हुआ। तो वो सारे सिंचाई के साधन भी उधर चले गए। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आज ये हालात है कि आटा के लिए लाइन में लगता, कटोरा छाप उसका प्रतीक चिन्ह बन चुका है। बस इतना ही समझ लीजिए। तो ये इसका परिणाम हुआ। आर्थिक रूप से भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा। ठीक, चल रहा है। तो ये था कारण और परिणाम। इतने बातों को हम लोगों ने देख लिया। 3 टॉपिक के अंतर्गत। ये कारण चल रहा है। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसको भी देख लिए। तीसरा है लंदन की भूमिका, इसको भी देख लिए। अब परिणाम, 3 भागों में परिणाम को देखें। राजनीतिक परिणाम, सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम। राजनीतिक देख लिए, सामाजिक देख लिए और आर्थिक भी देख लिए। इस तरह से कारण एवं परिणाम आप लिखेंगे। क्लियर? तो ये था आपका भारत विभाजन के कारण एवं परिणाम। तो जो सीक्वेंस का हमारा था उसको देख लिया गया। अब हम सीक्वेंस को जो आप सिलेबस डिफाइन किए थे उसको देख लिया। इसमें एक पार्ट हमारा छूटा हुआ है और वो पार्ट है संवैधानिक विकास। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा संवैधानिक विकास पर। संवैधानिक विकास, इसके अंतर्गत हम लोग 3-4 पॉइंट को पढ़ेंगे जो मेंस में आता है। जो आएगा आपके सिलेबस में वो मैं पढ़ाऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट,
1919 का भारत शासन और 1935 का अधिनियम। ठीक, ये 3 पॉइंट में इसको पढ़ा जाएगा। संवैधानिक विकास, जरा इस चैप्टर को समझिए, फिर शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। इसके ऊपर आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं समझाता हूं इसको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब यहां पे एक सवाल है संवैधानिक विकास का। क्या है संवैधानिक विकास? जरा इसको समझिए। संवैधानिक विकास बहुत जरूरी है समझ लेना। दरअसल होता क्या है, कहीं पर भी जो सरकार के लिए तो अति आवश्यक है, कहीं पर भी एक बड़ा संगठन जब आपका हो जाता है तो उस संगठन को सुचारू रूप से संगठित करके चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत होती है। नियम कानून किस लिए जरूरत होती है? क्योंकि चीजें एक सीक्वेंस में और संगठित तरीका से आगे बढ़ेंगी, और जब संगठित तरीका से आगे बढ़ेंगी तो ही उस संगठन का भविष्य है और उसका विकास होगा। उसी तरह से भारत में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो प्रारंभिक दौर में इनका नारा ही था भूभाग नहीं व्यापार, लेकिन क्रमशः 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद वहां परिस्थिति बदल गई। अब वहां पर यह स्थिति हो गई 1757 के प्लास्टिक के बाद कि ये भारत में राजनीतिक शक्ति बनकर उभरने लगे। 1764 के बक्सर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में के बाद से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज स्थापित है। अब यहीं से ये अपने शासन प्रशासन को बढ़ाने लगे, लेकिन शासन प्रशासन में को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थायी रूप से बनाने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी था नियम कानून का विकास किया जाए। और भारत में संवैधानिक विकास इसी का एक परिणाम है। नियम कानून नहीं बनाएंगे, नियम नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, तो सरकार का दायित्व क्या है, जनता को हम क्या बताएंगे, इस सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में क्रमशः संवैधानिक विकास किया गया। इस संवैधानिक विकास में आप ये भी देखेंगे कि ये संवैधानिक विकास का जो रास्ता है केवल भारत में सुधार के लिए नहीं था, भारत में संविधान के डेवलपमेंट के लिए नहीं है नियम कानून की, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी इसके माध्यम से सुधार किया गया। डे बाय डे या समय पर, समय टू समय यहां पर कुछ सुधार किए गए। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर आगे चलकर अलग से नियम आए। उस नियम में यह हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। पहले संविधान संसद का प्रभाव था, अब सीधे 1858 के अधिनियम के तहत उस पर ब्रिटेन के महारानी का आधिपत्य हो गया। यहां पर अब गवर्नर नहीं बल्कि वायसराय होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में यहां पर भी सुधार के साथ साथ इंग्लैंड में भी हुआ, कुछ नए पद क्रिएट किए गए, भारत सचिव का जैसे पद बनाया गया। तो ये दोनों में सुधार को लेकर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी आधारभूत व्यवस्थाओं में और भारत में भी क्रमशः नियम कानून में विकास हुआ। इस विकास के लिए जरूरी था, तो विकास इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत में इनको सुचारू रूप से शासन प्रशासन को संचालित करना था। इसके माध्यम से जनता को ये जोड़ने का भी प्रयास किए। जैसे 1833 के एक्ट में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नस्ल भेद के नहीं होगा,
कहने के लिए कह दिया गया, व्यवहार में हो रहा था, लेकिन सिद्धांत में यह तो हुआ कि अंग्रेज ऐसा बोल रहे हैं, तो इनके लिए जरूरी था। इसी क्रम में जो पहला एक्ट आया वो है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो पहला हेडिंग डालिए रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, दो पहलू के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग रेगुलेशन से बना है, रेगुलेशन यानी नियंत्रण। यह एक्ट 1773 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1773। इसके अंतर्गत यह था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के माध्यम से इस पर नियंत्रण करने लगे। दरअसल होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार कर रही थी तो उसका एक ही उद्देश्य था, लूटो एंड खसोटो, लूट खसोट करना। ठीक है, कंपनी इतना शोषण करती थी, इतना सब कुछ था, उसके बावजूद भी घाटा चल रहा था, क्योंकि हर जगह पर लूट खसोट था। बार बार ये लोग वहां से पैसा लेते थे। फाइनली यही हुआ कि इस कंपनी पर हस्तक्षेप करना आवश्यक है। कंपनी में हस्तक्षेप करना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक रेगुलेटिंग एक्ट वहां पर पारित किया गया। इस एक्ट का प्रभाव यह था कि दोनों जगहों पर, ब्रिटेन में भी और भारत में भी, दोनों ही जगहों पर परिवर्तन किए गए। ठीक, दोनों स्थानों पर किए गए। लंदन में होता क्या था, कंपनी का एक संचालन मंडल होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, जिसका चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता था, और वे लोग इस चुनाव में हिस्सा लेते थे जिसका 500 पाउंड का शेयर होता था। तो 500 पाउंड वाले ज्यादा थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने में इन लोगों का योगदान होता था। अब इंग्लैंड में यह नियम लाया गया कि नहीं, 500 पाउंड नहीं, अब जिनका शेयर 1000 पाउंड का होगा वे लोग परिवर्तन इंग्लैंड में और भारत में दोनों जगह किया गया। इंग्लैंड में क्या हुआ भाई? तो इंग्लैंड में हुआ कि जो संचालक मंडल का चुनाव करने में जो शेयर होल्डर होते थे, उनकी पहले योग्यता थी केवल 500 पाउंड। 500 पाउंड जिनके पास है वे इनके चुनाव में हिस्सा लेते थे और उन्हीं के द्वारा चुन लिया जाता था। लेकिन अब यहां पर 1000 पाउंड कर दिया गया। संचालक मंडल के चुनाव के लिए 1000 पाउंड कर दिया गया। तो 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि अनसीरियस लोग संचालक मंडल में चले आ रहे थे।
और करप्शन तो हर जगह होता है। करप्शन का अगर सच कहे तो गुण किसी ने सिखाया है, करप्शन का कोई मार्ग दिखाया तो यह तो अंग्रेज ही दिखाए हैं पूरे विश्व को, कैसे करप्शन किया जाएगा। तो क्या अपने यहां नहीं करेंगे? अपने यहां भी करेंगे, क्योंकि आदती व्यक्ति हर जगह अपना दिमाग लगाता है, वो आदती होता है, उसको लाख समझा लीजिए लेकिन वो ऐसा करता ही करता है। इस तरह से यहां पर हुआ। अब भारत में क्या परिवर्तन हुआ वो प्रावधान के अंतर्गत हम देख लेते हैं। पहला तो ये हुआ कि इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, ये बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाए, और इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी बनाई जाएगी, और ये 4 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी, और इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये 1773 के तहत जो कार्यकारिणी बनी थी जिसमें 4 सदस्य थे, उन सदस्यों का नाम भी आपको लिखना होगा। उसमें थे फ्रांसिस, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई। ये 4 सदस्य कौन है जरा देखिए। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल, ये 4 लोग याद कर लेना, ये पीटी में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं वारवेल, ये 4 लोग। ठीक, ये 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता था। और इस एक्ट के तहत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो बना था वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल था वे थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, इस तरह से हुआ। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। की गई। ठीक, और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके जो प्रथम मुख्य जज बने, चीफ जस्टिस बने, वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे ये बने। और इसके अलावा
इनकी मदद करने के लिए 3 अन्य जज भी थे, वे थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर एवं हाइड। सर एलिजा इम्पे। क्लियर? तो ये 3 जज थे। अगला ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी थी, लेकिन आप इसके विरुद्ध ज्यूरी में भी अपील कर सकते थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसमें भारतीय और अंग्रेज न्याय की अपील कर सकते थे। ठीक है। इसमें एक और भी प्रावधान किया गया था, और वो प्रावधान जरा देख लीजिए। वो है कंपनी के पदाधिकारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया निजी व्यापार करने। इस तरह से ये यहां पर ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? तो ये है 2 पहलू के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़े। पहला, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में परिवर्तन देख लिया, इंग्लैंड में परिवर्तन क्या हुआ उसको देख लिया गया, और भारत में जो परिवर्तन हुआ उसको देख लिया गया। अगर प्रावधान पर नजर डालें तो जो भारत में परिवर्तन हुआ वो प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो इतने पहलू को देखें, फिर ये भी प्रावधान। इस तरह से आप लिखेंगे। हो सके संवैधानिक विकास आ ही जाए, रेगुलेटिंग एक टिप्पणी में भी आ सकता है। तो ये अब हम चलते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। उन्नीस सौ 19 का भारत सरकार अधिनियम। पृष्ठभूमि, प्रावधान, ये 2 पहलू के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो अगर पृष्ठभूमि देखें तो
सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि पे आप जाएंगे कि कैसे आया और जो इसके प्रावधान है किस तरह से इसके पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, ये आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले 1916 का पृष्ठभूमि में देखते हैं। उन्नीस सौ सोलह का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ जरा समझ लीजिए, पृष्ठभूमि कम से कम आज समझ लिया जाए। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पैक्ट होता है। ठीक, तो जब दोनों के बीच में पैक्ट हुआ तो इसी में जो 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पारित किया गया था, उस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो पृथक निर्वाचन आया था उसको मान्यता दे दिया गया। अब देखिए ये यहां पर मान्यता तो दे दिए कि चलो ठीक है हम इसको स्वीकार करते हैं। कांग्रेस प्रारंभिक समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का विरोध की थी, लेकिन यहां पे ये कांग्रेस मान्यता दे देती है। ये इसकी राजनीतिक भूल है। कैसे है जरा इसको समझिए। इसमें यह हुआ, इस राजनीतिक भूल में, कि कांग्रेस ने तो दे दी, इसका ब्रिटिश सरकार ने भारत में गलत अर्थ निकाल लिया। उनको यह लगा कि ये लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दे दिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो इससे वो और ज्यादा प्रोत्साहित हो गए और अन्य संप्रदाय के लोगों को भी ये पृथक निर्वाचन प्रणाली देने के लिए तत्पर हो गए। उनको प्रोत्साहन मिल गया। कुछ जगहों पे नेगेटिव प्रोत्साहन भी होता है, उनको एक प्रोत्साहन मिल गया और इस प्रोत्साहन में उनका चूंकि हित था, जितना ज्यादा भारत का समाज विखंडित रहेगा, बटा रहेगा, आपस में लड़ेगा, उतने ज्यादा भारत में उपनिवेशवाद का भविष्य होगा, ब्रिटिश सरकार का भविष्य होगा। और आप देखिएगा कि 1919 के अधिनियम में जब आता है तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की विस्तार कर दी जाती है। इसके पीछे कांग्रेस भी है जिम्मेदार, नहीं स्वीकार करना चाहिए था, और आप एक बार स्वीकार कर लिए तो उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिल गया। इस तरह से पृथक निर्वाचन को लागू करने हेतु उनको प्रोत्साहन मिला और अन्य संप्रदायों के लिए भी ये इसका विस्तार कर दिए। 1919 का अधिनियम याद करिए, इसके प्रावधान पढ़ाऊंगा। सिखों को, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 लाने का। विश्व युद्ध, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। विश्व युद्ध कैसे कारण रहा है जरा इसको समझ लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय में यह घोषणा किया गया था, जो भारत सचिव होते थे उन्होंने घोषणा किया था कि हम स्वशासन स्थापित करने वाली संस्थाओं का क्रमिक विकास भारत में करेंगे और भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। तो यह भी था, स्वशासन स्थापित करने वाली संस्थाओं का विकास करेंगे और भारत में उत्तरदायी सरकार के लिए क्रमशः विकास किया जाएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। यह भी एक कारण माना जाता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो स्वशासन की बात किए और क्रमशः
उत्तरदायी शासन की। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पर आधारित है 1919 का अधिनियम। तो इन सब पृष्ठभूमि में भारत में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। ठीक, अब है कि इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे, जरा इसको देख लिया जाए। प्रावधान क्या है, एक एक करके प्रावधान देखते हैं। लंबा प्रावधान है। पहला तो यह हुआ लंदन में, कि लंदन स्थित जो भारत सचिव हुआ करते थे, उनके परिषदों की जो संख्या होती थी वो पहले 15 होती थी। उस 15 को घटाकर अब यहां पर 10 से 12 कर दिया गया। इसलिए घटाया गया क्योंकि खर्च में कटौती का प्रावधान करने के लिए, मैंने दिखावा करने के लिए कि हम खर्च में कटौती कर रहे हैं। तो ये पहला प्रावधान। ये 15 से घटाकर 10 से 12 कर दिया। दूसरा, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। अब यहां पर विस्तार के तहत क्या हुआ, मुस्लिमों के साथ साथ एंग्लो इंडियन और सिखों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा दे दी गई। ये भी यहां पर हुआ। अब मुस्लिमों के साथ साथ इनको भी दे दिया गया। ठीक, ये भी एक था। अगला, इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, जरा समझना इसको। ये क्या है द्वैध शासन व्यवस्था? द्वैध शासन में यह है कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक, इसका मतलब यह है कि कुछ विभाग प्रांतीय सरकार के पास रहेंगे और कुछ जो विभाग होंगे वे ब्रिटिश के पास आरक्षित रहेंगे। इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया।
आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के अंतर्गत तो जो आरक्षित है वो ब्रिटिश सरकार के पास, इसको कौन देखेगा? ब्रिटिश सरकार। और हस्तांतरित जो है वो, हस्तांतरित यानी दे देना, किसको? भारतीय शासक। ये भारतीय नेतृत्व। क्लियर? अब इसमें है कि आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या था, तो आपको क्या लग रहा है अंग्रेज किसको रखेंगे? उनको रखेंगे जहां पर प्रशासनिक दायित्व तो कम हो और आमदनी ज्यादा हो, उन्हीं को रखेंगे। इसके तहत वे राजस्व को रखे, वित्त को रखे, पुलिस को रखे और न्याय व्यवस्था को रखे, जो उनके लिए बड़ा फायदेमंद था। इसके अंतर्गत वे राजस्व, वित्त, पुलिस, सारा जो उनके काम का, न्याय, ये सब व्यवस्था इनके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार रखती। ठीक। पुलिस, न्याय, वित्त, क्लियर? तो ये रखे, बाकी शेष जो है वो भारतीय नेतृत्व को दे दिए। लीजिए आप लोग संभालिए। अब देखिए, पैसा सारा उनके पास, पुलिस प्रशासन उनके पास, न्याय का अधिकार उनके पास। आपके पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू क्या है? वैसे है जहां पर प्रशासनिक दायित्व तो ज्यादा है और अधिकार नहीं के बराबर, वही है आपको। तो ये यहां पर इस तरह से ये द्वैत शासन में था। हस्तांतरित विषय में क्या क्या है? थोड़ा कुछ, जैसे शिक्षा, यानी शिक्षा में खर्च ही खर्च है। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, जहां केवल आपको खर्च करना है। इसमें एक और भी प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत जब गठन की गई थी तो उसमें ली आयोग गठित किया गया, और उसी ली आयोग के सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया। क्लियर? ये, और इसमें यह भी था एक प्रावधान कि भारत में प्रशासनिक विकास एवं संवैधानिक विकास के लिए या उत्तरदायी शासन के लिए भारत कितना तैयार है, तो सब मिलाकर संवैधानिक विकास की जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए हर 10 वर्ष पर एक आयोग गठित किया जाएगा। और उस आयोग का काम होगा कि कितना भारत में संवैधानिक विकास हुआ है उसकी समीक्षा करे, और स्वशासन देने के स्तर पर, उत्तरदायी सरकार संचालित करने के स्तर पर भारत के लोग कितने जागरूक हुए हैं उसकी भी समीक्षा करें। तो इसकी समीक्षा करेगा और उसके लिए एक कमीशन गठित की जाएगी। हर 10 वर्ष पर ऐसा प्रावधान था। उसी 10 वर्ष के अंतर्गत करना था, लेकिन नहीं किया गया। और जल्दी ही 2 साल पहले ही भारत में इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत साइमन कमीशन गठित कर दिया गया, और वही साइमन कमीशन भारत में 1930 में, एक्चुअल में 1929 में आना चाहिए था, जो 1927 में ही गठित हो गया और 28 में भारत पहुंच गया, जिसका संपूर्ण भारत में विरोध किया गया। तो यह भी इसी 1919 के अधिनियम से क्लियर हुआ। इस तरह हम लोग 1919 के अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को भी देख लिए और उसके
पृष्ठभूमि को भी देख लिए। तो ये है 1919 का दो पहलू के अंतर्गत। इसी तरह से बांट कर लिखा जाएगा तब जाकर होगा। पृष्ठभूमि देख लिए और व्याख्या भी हो गई और प्रावधान भी हम लोग देख लिए। तो ये पृष्ठभूमि है। प्रावधान में ये है प्रावधान। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ताकि आपका नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करे पाए। और तो ये सारे के सारे प्रावधान हैं। और प्रावधान में देखिए पीसीएस में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी देना है और फैक्ट भी देना है। तो कॉन्सेप्ट भी हम लोग दे दिए और फैक्ट भी दे। बिना ये सब जो ये बीच बीच में मैं फैक्ट पूरा डाला हूं, बिना डाले आपको नंबर नहीं मिलेगा। पीसीएस का एग्जाम है, इसलिए फैक्ट जरूर था। अब बच रहा है 1935 का अधिनियम, नया टॉपिक है, बड़ा है, तो इसको कल के क्लास में पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद से कल हम लोग आजादी के बाद के भारत में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, कल हम लोग 1935 का अधिनियम देखेंगे और आजादी के बाद का भारत देख लेंगे। कल परसों 2 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।